हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू द येट अनदर वीडियो। तो भाई मैच डे 2 में हमें 3 गेम्स देखने को मिले। अगर पहले गेम की हम यहाँ पे बात करें तो क्रोएशिया वर्सेस अल्बानिया था। और अगर मैं कहूँ कि टर्की वाले गेम के बाद बेस्ट गेम था टूर्नामेंट का सो फार, तो शायद मैं गलत नहीं होऊंगा। अब यहाँ पे अगर हम क्रोएशिया और अल्बानिया वाले गेम की बात करें तो मुझे लगता है कि इट वॉज अ मस्ट विन गेम फॉर क्रोएशिया, क्योंकि वो पहला गेम बुरी तरीके से हारे थे स्पेन से। 3-0 से वो लोग हारे थे। और अगर आपको नेक्स्ट राउंड के लिए क्वालिफाई करना है, राउंड ऑफ 16 के लिए क्वालिफाई करना है, तो आपका ये जो गोल डिफरेंस है उसको आपको इम्प्रूव करना पड़ेगा, जिसकी वजह से आज का गेम जो था वो मस्ट विन गेम था। सेकंड गेम यहाँ पे जर्मनी वर्सेस हंगरी, और जर्मनी ने ऑफिशियली क्वालिफाई कर लिया है राउंड ऑफ 16 के लिए। आई थिंक हंगरी यहाँ पे एलिमिनेट हो गई है, दोनों गेम्स दोनों डिफीट्स हंगरी की, तो मेरे ख्याल से हंगरी यहाँ पे ऑफिशियली नॉकआउट हो गई है। और थर्ड गेम जो था वो था स्कॉटलैंड और स्विट्ज़रलैंड का। अब यहाँ पे स्कॉटलैंड के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, क्योंकि स्कॉटलैंड भी अपना पहला गेम बहुत ही बुरी तरीके से जर्मनी से आ रही थी। तो अगर उनको कोई होप नज़र आती थी इस टूर्नामेंट में, तो कल अगर वो रिजल्ट निकाल लेते स्विट्ज़रलैंड के अगेंस्ट, तो फिर उनको कोई होप नज़र आती है। तो हम तीनों गेम्स के बारे में डिस्कस एंड डिटेल पे बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब एंड लाइक द वीडियो। सबसे पहले हम यहाँ पे क्रोएशिया और अल्बानिया वाले गेम की बात करेंगे। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट गेम था यहाँ पे क्रोएशिया के लिए, क्योंकि क्रोएशिया को यहाँ पे अपना जो गोल डिफरेंस था वो इम्प्रूव करना था, और क्रोएशिया के पास 3 पॉइंट्स लाने का यही एक वाहिद मौका था। अब अगर आप गेम की बात करें तो सबसे पहले मुझे लगता है कि गेम जो था वो क्रोएशिया ने बहुत ही पैथेटिक स्टार्ट किया। अगर आप यहाँ पे फर्स्ट हाफ की बात करें तो फर्स्ट हाफ में जो टेक्टिकल ब्रेकडाउन था वो अल्बानिया ने बहुत अच्छी तरीके से उस चीज़ को यूटिलाइज़ किया, और टेक्टिकली वो क्रोएशिया को आउट क्लास कर गया। अगर आप फर्स्ट हाफ की बात करें, फर्स्ट हाफ में लूका मॉड्रिच भी मुझे थोड़ा सा शेकी लगे, वो इतना कुछ कर नहीं रहे थे, बॉल गिव अवे कर रहे थे, इतना कुछ उनकी तरफ से भी हमें देखने को नहीं मिला। तो फर्स्ट हाफ में अल्बानिया ने कम्प्लीटली डोमिनेट किया यहाँ पे क्रोएशिया को, और टेक्टिकली वो काफ़ी सॉलिड थे क्रोएशिया के अगेंस्ट। लेकिन अगर हम सेकेंड हाफ की बात करें तो सेकेंड हाफ में जो सबसे पहले जो सब्स्टिट्यूशंस किए क्रोएशिया के मैनेजर ने, आई थिंक वो सब्स्टिट्यूशन बहुत ही तगड़े सब्स्टिट्यूशंस थे, जिसकी वजह से ही जो अल्बानिया ने जो पहला गोल स्कोर किया था फर्स्ट हाफ में, तो क्रोएशिया ने ऑलमोस्ट अपना कमबैक कंप्लीट कर लिया था। क्रोएशिया ने यहाँ तक के 2 गोल स्कोर कर लिए थे, बट यहाँ पे एट द डाइंग मिनट्स उन्होंने दूसरा गोल भी कंसीड कर दिया अल्बानिया के अगेंस्ट। अब अगर आप यहाँ पे ओवरऑल गेम की बात करें तो मुझे लगता है कि सेकंड हाफ में क्रोएशिया वर ऑल ओवर द अल्बानियंस, बट यहाँ पे वही चीज़ है कि एंड में वो गेम फिनिश नहीं कर सके, जिसकी वजह से अल्बानिया उस चीज़ का फ़ायदा उठा चुकी। अब अगर आप यहाँ पे ग्रुप देखें तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग ग्रुप है। स्पेन यहाँ पे लीड कर रही है 3 पॉइंट्स के साथ, उन्होंने 3 गोल स्कोर किए, गोल डिफरेंस उनका ज़्यादा है इटली से, तो वो लीड कर रहे हैं। यहाँ पे इटली ने कमबैक किया था अल्बानिया के अगेंस्ट, और इटली का यहाँ पे अब 2 गेम्स है, जो कि एक तो वो स्पेन के अगेंस्ट खेलेगी और एक वो क्रोएशिया के अगेंस्ट खेलेगी। अभी भी अगर आप बात करें तो क्रोएशिया के अपने हाथ में उनकी डेस्टिनी, लेकिन टू बी ऑनेस्ट मुझे यहाँ पे अब क्रोएशिया का आगे आना, आगे प्रोसेस करना मुझे काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगता है, क्योंकि अगर आप देखें ओल्डर्स प्लेयर्स के डाउन होंगे, मुझे नहीं लगता कि यहाँ से क्रोएशिया आगे प्रोग्रेस कर सकती है। आई थिंक अगर आप क्रोएशिया की यहाँ पे बात करें तो क्रोएशिया के जो प्लेयर्स थे वो भी बिलो एवरेज थे इस टूर्नामेंट में। अगर आप ग्वार्डियोल की बात करें, क्योंकि एक आधा प्लेयर्स ही है उनके जो वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स आप कह सकते हो, जो कि बड़े क्लब्स पे खेलते हैं, उनमें से लूका मॉड्रिच है, उनमें से ग्वार्डियोल है, और पेरिसिच। आई थिंक पेरिसिच का डिसेंट टूर्नामेंट रहा है, जब भी वो पिच पे रहे तो उनकी तरफ से ऐसे लगा है कि कुछ आपको देखने को मिला है। अब ग्वार्डियोल की यहाँ पे अगर आप बात करें तो ग्वार्डियोल का बहुत ही एवरेज यूरो गया है, क्योंकि आप एक्सपेक्ट करते हो कि अपने मेन डिफेंडर से कि वो आके आपको सॉलिड परफॉर्मेंसेस देगा और आपके लिए स्टेप अप करेगा, जो कि हमें नहीं दिखा ग्वार्डियोल की तरफ से। लूका मॉड्रिच अगेन आई थिंक ये जो उनको कैच कर रहा है, जिस किस्म की परफॉर्मेंस उनकी होनी चाहिए थी उस किस्म की परफॉर्मेंस उनकी नहीं थी। सेकेंड हाफ में वो बेटर, लेकिन अगर आप यहाँ पे फर्स्ट हाफ की बात करें तो फर्स्ट हाफ में पासेस जो थे वो मिसप्लेस कर रहे थे। मुझे लगता है कि यहाँ पे क्रोएशिया एक गोल स्कोरर को, एक फिनिशर को मिस कर रही है, जो कि मंजूकिच थे। अगर मंजूकिच आज भी क्रोएशिया के लिए खेल रहे होते तो यहाँ पे शायद हमें रिजल्ट डिफरेंट मिल सकते थे। मैच डे 2 की अगर हम दूसरे गेम की बात करें तो जर्मनी वर्सेस हंगरी वाला गेम, जर्मनी ने ऑफिशियली क्वालिफाई कर लिया है राउंड ऑफ 16 के लिए, और टूर्नामेंट में आने से पहले बहुत से लोग उनको रेट नहीं कर रहे थे, क्योंकि उनकी जो प्रीवियस टूर्नामेंट्स रहे थे, मेजर टूर्नामेंट्स,
उन पे उनकी परफॉर्मेंसेस पे क्वेश्चन मार्क थे, जिसकी वजह से लोग उनको रेट नहीं कर रहे थे। लेकिन जिस तरीके से जर्मनी ने स्टेप अप किया अपने होम ग्राउंड में और उन्होंने अपनी क्लास दिखाई है, अगर आप इस टूर्नामेंट की बात करें, स्पेशली टोनी क्रूज के आने से उनका जो मिडफील्ड है, उनका पूरा मिडफील्ड ही कम्प्लीटली चेंज हो गया। अब अगर हम यहाँ पे गेम की बात करें तो गेम में हमें एक चीज़ तो पता थी कि पोजेशन जर्मनी के पास होगी और गेम भी जर्मनी यहाँ पे डोमिनेट करेगी। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखें तो हंगरी के पास भी, अगर आप शुरू के 15 मिनट देखें तो उनके पास भी चांसेस थे। ऐसा नहीं है कि वो सिट बैक हुए और उन्होंने जर्मनी को चांसेस यहाँ पे लेने दिया, नहीं, उन्होंने भी अटैक किया, बिकॉज इट वॉज अ मस्ट विन गेम फॉर देम एज वेल, क्योंकि वो भी अपना पहला गेम हार चुके थे, तो उनके लिए भी मस्ट विन गेम था। तो उनको भी चांसेस मिले, बट वो अपने चांसेस जो है वो कन्वर्ट नहीं कर सके। और उसके बाद जब वो अपने चांसेस नहीं ले सकते, उसके बाद 20 मिनट में यहाँ पे जर्मनी का पहला गोल आया और ब्रिलियंट गोल बाय जमाल मूसियाला। यहाँ पे फाउल के लिए हंगरी ने अपील की थी, क्योंकि उनका जो डिफेंडर था वो गिर गया था किसी के तरीके से, लेकिन रिप्ले में लगा ही कि उनके जो डिफेंडर था वो ऑलरेडी जो था वो गिर रहा था, जिसकी वजह से मेरे ख्याल से वो फाउल नहीं था, और वीआर ने भी चेक किया तो वो फाउल नहीं था। उसके बाद भी अगर आप देखें तो हंगरी को चांसेस मिले, हंगरी को 2 चांसेस मिले, सबोस्लाई को एक चांस मिला जो कि ता ने जो इंटरसेप्ट किया। तो चांसेस यहाँ पे हंगरी को मिले, बट वो अपने चांसेस जो थे वो कन्वर्ट नहीं कर सके। अब यहाँ पे अगर आप हंगरी की बात करें तो हंगरी ऑफिशियली एलिमिनेट हो गई है यहाँ पे यूरो कप से। वो अपने शुरू के दोनों गेम्स हार चुके हैं, जिसकी वजह से वो एलिमिनेट हो गए। अब अगर आप यहाँ पे हंगरी की बात करें तो टू बी ऑनेस्ट हंगरी ने काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट किया है, क्योंकि मैं समझ रहा था कि हंगरी एंड टू एंड स्टफ खेलेगी, स्पेशली अगेंस्ट स्विट्ज़रलैंड। तो स्विट्ज़रलैंड के खिलाफ जो उन्होंने गेम खेला, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट किया। हाँ, अगर आप आज की गेम को स्विट्ज़रलैंड वाले गेम से कंपेयर करें तो मुझे लगता है कि जो आज जो ये फुटबॉल खेले हैं, काफ़ी ज़्यादा बेहतर फुटबॉल आपको देखने को मिली है अगर आप स्विट्ज़रलैंड वाले गेम से कंपेयर करें। बट अगेन यहाँ पे जर्मनी ने क्वालिफाई कर दिया राउंड ऑफ 16 में के लिए। आई थिंक यहाँ पे किसी को डाउट नहीं था, सबको पता था कि एटलीस्ट राउंड ऑफ 16 के लिए तो वो क्वालिफाई करेंगे। बट यहाँ पे जो ब्रांड ऑफ फुटबॉल यहाँ पे जर्मनी खेल रही है, जो कि कॉम्बिनेशन है प्लेयर्स का। देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि आपके प्लेयर्स के दरमियान एक कॉम्बिनेशन, और जर्मनी में आपको वो कॉम्बिनेशन दिखती है। टोनी क्रूज, गुंडोगान, फ्लोरियन विर्ट्ज, जमाल मूसियाला, इन प्लेयर्स में आपको कॉम्बिनेशन नज़र आती है। उनको जो लेफ्ट बैक है काफ़ी ज़्यादा परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं, अगर आप देखें तो काफ़ी ज़्यादा थ्रेटनिंग है क्रॉसेस में। और जूलियन नागल्समैन को आप क्रेडिट दें कि जूलियन नागल्समैन जिस सर्कमस्टांसेस ने उन्होंने जर्मनी को उठाया था, जर्मनी अपने लोएस्ट पे थी, और जो लोगों को सेलेक्ट किया गया 2018 के वर्ल्ड कप के बाद, फिर उसके बाद हंसी फ्लिक को लाया गया, फिर उनको सेलेक्ट किया गया जब वो फेल हुए। अब जब जूलियन नागल्समैन को लेके आया गया तो जूलियन नागल्समैन ने जो फेवरेटिज्म था वो ख़त्म किया, और उन्होंने प्योर परफॉर्मेंसेस की बेस पे यहाँ पे प्लेयर्स पिक किए, और अब आपको रिजल्ट दिख रहा है कि यहाँ पे जर्मनी फर्स्ट टीम टू गो थ्रू इनटू द राउंड ऑफ 16। मैच डे 2 की अगर आप अपने लास्ट गेम की बात करें तो स्कॉटलैंड वर्सेस स्विट्ज़रलैंड वाला गेम, आई थिंक आई एम बिट सरप्राइज के 1-1 से ड्रॉ हुआ। मुझे लग रहा था कि यहाँ पे स्विट्ज़रलैंड आराम से जीत जाएगी, बट यहाँ पे स्कॉटलैंड की अगर आप बात करें तो स्कॉटलैंड ने दिन गुर्दा दिखाया। आई थिंक हम सबको पता था, अगर आप इस ग्रुप में देखें तो मैंने ये चीज़ प्रेडिक्ट भी की थी कि मुझे लगता है कि यहाँ पे स्कॉटलैंड बाकी टीम से वीकर टीम यहाँ पे मुझे लगती है। हाँ, उनके पास ज़रूर प्रीमियर लीग का एक्सपीरियंस है, उनके प्लेयर्स हैं जो कि आपको नज़र आता है कि वो प्रीमियर लीग में खेलते हैं, बड़ी लीग्स में खेलते हैं, बड़े क्लब्स में खेलते हैं। बट अगेन अगर आप उनकी ओवरऑल टीम को देखें तो इतना ज़्यादा कोई फैसिनेट मुझे नहीं करती, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि उनके इतने चांसेस भी नहीं थे इस यूरो कप में आने के लिए। तो जैसा कि मैंने प्रेडिक्ट किया था कि मेरी जो 2 टीम्स होंगी इस ग्रुप से, जर्मनी और स्विट्ज़रलैंड, जर्मनी यहाँ पे टॉप करेगी और यहाँ पे स्विट्ज़रलैंड सेकंड पोजीशन पे फिनिश करेगी, वही होता हुआ मुझे दिख रहा है। और जर्मनी ने यहाँ पे क्वालिफाई कर लिया। आई थिंक स्विट्ज़रलैंड को भी एक आधा पॉइंट चाहिए, जिसके बाद वो भी क्वालिफाई कर जाएंगे राउंड ऑफ 16 के लिए। तो आई थिंक काइंड ऑफ प्रेडिक्टेड। तो गाइज ये था मेरा रिव्यू तीनों गेम्स को लेके। बाकी डू लेट मी नो इन द कमेंट्स आप लोगों की क्या ओपिनियंस है, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दीज गेम्स, और आप लोगों को क्या लगता है कि जर्मनी कहाँ तक जाएगी इस यूरो कप में। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिए, तब तक पीस आउट।